मैंने काफ़ी एमबीए के असाइनमेंट्स अपलोड करे हैं। बीकॉम के मैंने एक असाइनमेंट अपलोड करा था। जैसे जैसे असाइनमेंट्स आपकी ऑफिशियल साइट पे आते जा रहे हैं मैं अपलोड कर दूंगी धीरे धीरे, ठीक है। सो फिलहाल BCOC 131 का आ चुका है, विच इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड ये आपका वैलिड रहेगा जो भी स्टूडेंट्स जून वाले हैं एंड जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है, एंड ये आपका नेक्स्ट जो जनवरी में एडमिशन लेंगे ना उनके लिए भी वैलिड रहेगा, ठीक है। सो इसमें हमारे पास 3 सेक्शन है, जिसमें सेक्शन ए है, हमें अकाउंटिंग की एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस बतानी है। तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग के बारे में बता देना कि अकाउंटिंग होता क्या है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। ये हमें जो हमारे ऑनर्स होते हैं, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, जो बाकी यूज़र्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर इसके एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं। आप सारे डालना चाहो सारे भी डाल सकते हो एंड इनमें से कुछ डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को BCOC का पूरा कंसेप्ट समझना है तो आप मेरे अकाउंट पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, चैनल पे जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग रैपिड रिवीजन चाहते हो BCOC 131 का सिर्फ 20-25 मिनट में आप रिवाइज कर लो तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप असाइनमेंट्स देख सकते हो, मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करवा देती हूँ असाइनमेंट की। बाकी ये PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो एडवांटेजेस लिख देना कुछ, जैसे कि परमानेंट रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड कराता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करता है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, प्लानिंग में, बजटिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बाकी हम अपना प्रेजेंट वाला विद द प्रीवियस पीरियड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे एडवांटेजेस हैं, आप इनमें से लिख लेना जो भी आपको जितने भी ठीक रहे, ठीक है। फिर कुछ आ जाते हैं हमारे पास लिमिटेशंस में, जैसे कि सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। काफ़ी सारी फिगर्स जो डिपेंड करती हैं एस्टिमेट्स पे, जजमेंट्स पे, जैसे डिप्रिसिएशन, प्रोविजंस वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सारे एस्टिमेट्स होते हैं तो ये एक्यूरेसी नहीं दे पाते। उसके बाद डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा डिफरेंट रिपोर्ट्स हमें जनरेट करके देती है। कुछ लोग कोई पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं एंड कुछ कंपनीज कुछ और पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे लिमिटेशंस होते हैं, इनमें से आप कुछ लिख दोगे दैट वुड बी इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है एंड ट्रांजेक्शन्स हम जो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में वो बता रहे हैं, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर हमारा एक जनरल बुक होता है ओरिजिनल एंट्री का, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो हमारी और उसमें नहीं जाती ना, और हमारी सब्सिडरी बुक्स में जैसे कैश बुक होती है ना, तो जो उनमें नहीं जा पाती वो हमारी जर्नल लेजर में जाती है, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड किया जाता है एप्रोप्रिएट नरेशन के साथ। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है कि डेट के हिसाब से, अगर 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है तो वो पहले आएगी, 2 अप्रैल वाली उसके बाद आएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन जो इसमें रिकॉर्ड होते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करा तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई, एसेट्स लाए, लाइबिलिटीज आई, ठीक है। ये सब उनकी ओपनिंग एंट्रीज, उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज जो होती हैं वो भी इसमें आती है। फिर जितनी भी एडजस्टमेंट होती है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, ये सब भी इसमें आते हैं। फिर अकाउंटिंग एंट्रीज की जो रेक्टिफिकेशन होती है, कोई गलती हो गई वो ठीक करना इज ऑल्सो हमारा जर्नल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। क्रेडिट परचेज, उसके बाद सेल्स करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है कि मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, हमारा जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, उसके क्या होते हैं, ठीक है, मैरिट्स डीमेरिट्स। उसके बाद डिस्टिंग्विश करना है उसको SLM से, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एक फिक्स्ड परसेंटेज का, हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बुक वैल्यू होती है वो हर साल कम होती रहती है। जैसे मैंने 10,000 की मशीन खरीदी, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाया 1000 का, तो मेरे पास अब 90,000 की कॉस्ट रह गई मशीन की, है ना। तो अब जब मैं नेक्स्ट ईयर लगाऊंगी डेप्रिसिएशन तो मैं इसका 10% यानी 9,000 पे लगाऊंगी। फिर 9,000 माइनस हो जाएगा, 81,000 रह जाएगा, फिर 81,000 पे 10% लगेगा। तो ये होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है नए साल का उस पर लगता है डेप्रिसिएशन। जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि अगर मेरी 10,000 की मशीन थी और मैंने 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, मेरी मशीन की वैल्यू 9,000 रह गई, है ना, सॉरी 90,000 रह गई, लेकिन डेप्रिसिएशन मेरा कितना था,
1000 का, तो मेरा हर साल 10,000 सॉरी 1000 का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। भले ही मेरी वैल्यू 90,000 रह गई है, लेकिन मेरा डेप्रिसिएशन अभी भी 1000 ही लगेगा, ठीक है। तो हमारा SLM में जो वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन की वो सेम रहती है, ठीक? अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के कुछ मेरिट्स बता देना कि जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है पिछले सालों में, एसेट उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, ठीक है। एंड ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी एसेट की वैल्यू रियलिस्टिकली डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सूटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद बुक वैल्यू को प्रोग्रेसिवली ये कम करता रहता है। डीमेरिट्स क्या होते हैं? कैलकुलेशंस का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन हर साल का अलग आएगा, तो कंपैरिजन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। एंड एसेट जो है उसकी स्मॉल बुक वैल्यू रहती है काफ़ी टाइम के लिए, तो ये सब आप इसके डीमेरिट्स लिख सकते हो, ठीक है। पर डिफरेंस की बात है तो डिफरेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी जहाँ पे मैंने ये वाला आपको कॉलन दिख रहा है, कॉलन का साइन, तो इससे क्या है आप ऐसे टेबुलर फॉर्म बना के भी इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू है वो ओपनिंग वैल्यू पे लगता है, स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा एक ही उस पे लगेगा जो हमारी नॉर्मल वैल्यू थी। जैसे 1 लाख की मशीनरी थी, 10% 10,000 का डेप्रिसिएशन, तो हर साल 10,000 का ही लगेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी एक आप डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हमारे हायर वेंडर जो होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, उसमें उसके राइट्स क्या होते हैं, एंड एक हायर की क्या राइट्स होते हैं इन केस ऑफ सीजर एंड रिपोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। हायर परचेज एक्ट के उसमें मैंने आपको हायर परचेज वाला पूरा ये चीज़ समझा दी थी, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली हायर परचेज एग्रीमेंट परमिट करता है कि जो हायरर है वो पोजेस कर सकता है एंड गुड्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है, जब भी इंस्टॉलमेंट हो रही है उस टाइम तक। एंड ओनरशिप जो होती है वो नॉर्मली जैसे ही एग्रीमेंट हो जाता है ना पूरी तरह से, फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसके बाद इसके आप कुछ राइट्स लिख देना, ठीक है। राइट्स ऑफ हायर वेंडर की क्या राइट्स होते हैं, ये 4-5 राइट, देखो इतने बड़े पॉइंट्स हैं नहीं तो 5-5 पॉइंट्स हैं, ये आप पूरे पूरे लिख देना, इनको मिस मत करना, ठीक है। राइट ऑफ हायर के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। तो अनलॉफुल अनऑथराइज सीजर की उससे भी उसे प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ये सारे हैं, ईजी ईजी ही आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि सेपरेट सेट ऑफ बुक मेथड बताना है फॉर मेंटेनिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी बिजनेस अरेंजमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, ठीक है। एंड इसके अलग बुक मेथड्स होते हैं। कंप्लीट बुक्स आर मेंटेन एक्सक्लूसिवली, सिर्फ जॉइंट वेंचर के पर्पज से ही बनाई जाती है, अलग बुक्स बनती हैं, ठीक है। हर जो इंडिविजुअल बुक होगी को वेंचर्स की वो अलग बनती है, ठीक है। प्रोसीजर बता देना क्या होता है, सेपरेट कैश बैंक अकाउंट खुलेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट होएगा, ठीक है। उसके बाद कैश वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लिख देना। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में अब यहाँ पे आपकी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऊपर 10 मार्क्स वाले थे, तो उनमें लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखना, ठीक है। सेक्शन बी पे प्रोसीजर बताना है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे इशू करते हैं इंडिया में, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। इनके ना नेम्स होते हैं, जैसे AS5, AS6, AS1, इस तरह से इनको नेमिंग दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेना, एंड ये इतना लिख दोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज को। जब हम लेजर में पोस्ट करते हैं ना, तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। पोस्टिंग का मतलब होता है कि जर्नल इन्फॉर्मेशन को उनके लेजर्स में जाके पोस्ट करना। तो अकाउंट जो हमारा जर्नल में डेबिट हुआ है वो लेजर में भी डेबिट होएगा, अकाउंट जो जर्नल में क्रेडिट हुआ है वो लेजर में क्रेडिट होएगा। ऑन द डेबिट साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट है वो नॉर्मली टू से लिखा जाता है, जो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है वो बाय से लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन पे, क्या क्या एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है जब भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है बिकॉज ट्रायल बैलेंस में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक मतलब एक करेक्ट प्रॉफिट और एक करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जनरेट करने के लिए, ठीक है। सो इसमें हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ प्रीपेड आते हैं। उन्होंने बोला ना कि कोई भी दो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सप्लेन कर देना। आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि खर्चा अभी बकाया है, मुझे पेमेंट करनी है, मैंने अभी करी नहीं है, ठीक है। एंड प्रीपेड क्या होता है कि मैंने पहले से ही पेमेंट करी हुई है, ओके।
नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 3 सिस्टम्स बताने हैं ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ अ डिपेंडेंट ब्रांच एंड कैसे प्रॉफिट असरटेन किया जाता है हर सिस्टम में। तो 3 यहाँ पे सिस्टम्स बता देना। एक होता है डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और एक फाइनल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, डेटर सिस्टम में जैसे ब्रांच अकाउंट है वो हेड ऑफिस बुक्स में बनाएगा, है ना। उसके बाद जैसे हमारा स्टॉक और डेटर अकाउंट होता है तो इसमें ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच के एक्सपेंसेस, ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सब बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख देना। एंड इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इतना इतना लिखोगे ना इनफ होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। आइटम्स जो हमारे इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होती है कंसाइनमेंट अकाउंट में, वो आपको देनी है। ठीक है, जब गुड्स को हम कंसाइनी को देते हैं इनवॉइस प्राइस में प्लस कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जो भी हमारी थी उसमें हम कुछ ना कुछ एडिशन करके उनको देते हैं। ठीक है, एंड कंसाइन वाला एग्रीमेंट होता गया है जिसमें आप सामने वाले पर्सन को गुड्स दे रहे हो कि वो आपके बिहाफ पे उसको बेचे। ठीक है, तो इसके आपको कुछ आइटम्स बता देना, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज बता देना। जैसे अगर हम गुड्स लोड कर रहे हैं, गुड्स जैसे हम सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। ठीक है, एंड हमारा क्रेडिट में क्या हो जाएगा, टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गई तो ये कुछ नहीं है, इसको आप मिस कर देना। ठीक है, सो ये आप कर देना। एंड अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी पे। देखो मैं इस वीडियो को काफ़ी लंबा बनाना नहीं चाह रही हूँ, सो इसलिए बस इससे आप ये समझ लेना कि हमें असाइनमेंट करना किस तरह से है। ठीक है, एंड यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। बाकी जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसमें मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आता है कि वाउचर्स क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर। ठीक है, तो वाउचर एक रिटर्न या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें एविडेंस देता है एंड हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। इसमें हमारा डेट, अमाउंट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेलेवेंट पार्टी, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, एंड ऑडिट ट्रेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि जब भी चेकिंग होती है ना कि आपने क्या क्या किया हुआ है, आपने कौन सी एंट्रीज पास ऑन करी है, आपने कौन सी चीज़ें, कौन सी बुक्स ओपन करके देखी, तो वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑडिट ट्रेल के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ वाउचर बता दूंगा। रिसीट वाउचर, देखो नेम से ही पता चल रहा है, रिसीट यानी पैसा आ रहा है, पेमेंट वाउचर पैसा जा रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए होता है जिसमें कैश बैक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फिर जर्नल वाउचर जर्नल एंट्रीज के लिए, सेल्स वाउचर सेल्स जब हो रही है, परचेज वाउचर। ठीक है, डेबिट नोट हमारा परचेज रिटर्न का, क्रेडिट नोट हमारा सेल रिटर्न का, और हमारा स्टॉक जर्नल वाउचर है। तो ये वाउचर्स की एक लाइन आप लिख देना। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है कंजर्वेटिज्म पर, एरर ऑफ ओमिशन पर, परचेज रिटर्न पर एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पर। ठीक है, ओके, सो एक और है हमारे जो टेली में ग्रुप्स होते हैं ना उन पे। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म पे लिख देना जिसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हुए हैं वीडियोस में, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी फॉर 2 मार्क्स आप इतना लिख दो, ठीक है, बहुत है। एंड एक आध चीज़ आप अपने आप से भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे एरर ऑफ ओमिशन है तो उसके केस में फिर एरर्स हो जाते हैं कि होली या पार्टली आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड लिखा है नहीं। परचेज रजिस्टर जिसमें हम सारी परचेज बुक की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कि हम जो भी अकाउंटिंग करनी है ये कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स भी बताए हुए हैं, 3 सॉफ्टवेयर्स बताए थे। ठीक है, वीडियो में। एंड उसके बाद लास्ट आता है कि हमारा ग्रुप इन टैली। ठीक है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, मैंने आप इसका इंटरफेस आपको उस वीडियो में दिखाया था एंड बताया था इसमें क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, बाकी आप यहाँ से लिख लेना। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। मैंने आपको ये समझा दिया है, आप इसके हिसाब से अपना असाइनमेंट बना सकते हो। एंड असाइनमेंट जब भी सबमिट करने जाओगे तो पहले पेज आपका रहेगा इग्नू का इंट्रोडक्शन पेज, जिसमें आप जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसमें बाकी मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसमें कुछ नहीं है, बस कुछ डिटेल्स होंगी कि आपका कौन सा ग्रुप है, कौन सा कोड है, कौन सा असाइनमेंट नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपका कोर्स वगैरह, तो ये सब डिटेल्स होती हैं। मेन जो डिटेल्स होंगी वो पहला पेज तो आप उसका कर देना। ठीक है, जो सेकंड पेज रहेगा उसमें आपको अपना आई कार्ड होता है ना, आई कार्ड लगा देना। ठीक है, सेफ्टी के लिए कि इधर उधर अगर मिसप्लेस हो जाए तो आई कार्ड से एटलीस्ट पता हो किस बच्चे का है। ठीक है, एंड जो थर्ड होगा उसके बाद आप
थर्ड वाले में जो मेन जो क्वेश्चन वाला पीडीएफ है ना, वो लगाना जिसमें असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड देन फिर आप अपना ये असाइनमेंट सॉल्व करके लगा देना, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट प्रिपेयर हो जाएगा एंड वो आप सबमिट कर देना जो भी आपकी डेट होती है उससे पहले। जैसे ये वाले जो असाइनमेंट्स हैं जून वाले, ये आप जहाँ तक है अक्टूबर तक सबमिट कर देना। बाकी अगर डेट एक्सटेंड होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अगर समझ में आया है एंड आपको ऐसे और असाइनमेंट्स की हेल्प चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी वीडियोस चाहिए, रैपिड रिवीजन वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।